क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा वाई और जेड फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस 21-22 टू कैरी ऑन बिजनेस। कह रहा वाई कंट्रीब्यूट अ बिल्डिंग एज हिज कैपिटल। देखो साफ साफ कहता आपसे कि वाई और जेड इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस एस्टेब्लिश किया 21-22 को। वाई ने डिसाइड किया कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम पूंजी के रूप में ले आएंगे, कैपिटल के रूप में हम, यानी वाई जो है वाई कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, बिल्डिंग कैपिटल के नाम पर। ही परचेज दिस बिल्डिंग इन मई 2004 फॉर ₹5,65,000। 5,65,000 में खरीदा गया था। कब? मई 2004 को। मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर मई 2004 है, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 4-5 हो जाएगा, यानी 2004-5 में ये बिल्डिंग खरीदा गया था 5,65,000 में। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन वॉज ₹35 लाख। बोलता है बिल्डिंग का कॉस्ट खरीदे इतने में थे, लेकिन जब हम इस बिल्डिंग को बिजनेस में लगा रहे थे, बिजनेस में लगाए थे, तो उस टाइम में कहता है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन दैट डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन वाज ₹35 लाख। 35 लाख रुपया उस बिल्डिंग का कॉस्ट कब था? जब हम उस बिल्डिंग को बिजनेस में लगा रहे थे, उस समय उसका फेयर मार्केट वैल्यू 35 लाख था। कहता आगे आपसे हाउ एवर द फर्म क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट बाय ₹30 लाख। लेकिन बोलता है कि फर्म ने उसे कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में उस 35 लाख की बिल्डिंग को शो कितने में किया था? 30 लाख रुपए में उसको शो किया था। आगे पहले देखते हैं, कंपोर्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स लिखा हुआ है 4-5 या 21-22 इस तरह से दिया हुआ तुम्हारे पास। अब देखिए जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में तुमको क्या लग रहा है कि हम कहीं अपनी प्रॉपर्टी को सेल किए ऐसा दिखा रहा है कि हम अपनी बिल्डिंग को बेच दिए? देखो जरूरी नहीं है कि हर बार अगर हम अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तभी वो कैपिटल गेन इनकम कहलाएगा। यहां क्या किए कि हम अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल नहीं किए, लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज किस में करने लगे? बिजनेस में दे दिए एज अ कैपिटल। जब बिजनेस में आप कंट्रीब्यूट कर दिए तो क्या वो अब आपका प्रॉपर्टी है? अब वो प्रॉपर्टी किसका हो गया? बिजनेस का हो गया। तो इस क्वेश्चन में सेल भले ही ना लिखा गया हो, लेकिन जब हम अपनी प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में दे दिए, और सोल ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, वो पार्टनरशिप बिजनेस है या कंपनी है, जब हम उस बिजनेस में ही उस प्रॉपर्टी को दे दिए, इसका मतलब ही है कि इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता है कि हम उसको सेल कर दिए। यानी सेल कितने में हुआ? 35 लाख का वैल्यूएशन था, लेकिन कंपनी में उसका कॉस्ट कितना शो हुआ है? 30 लाख। मतलब कि सेल ट्रीट कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, है ना? यानी आप इसमें लिख सकते हो यहां पर अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखोगे? आपका वैल्यूएशन कितना मिला? 30 लाख। यानी 35 लाख का प्रॉपर्टी भले ही था, लेकिन कैपिटल के रूप में बिजनेस में आपको कितना दिखा? 30 लाख। तो कैपिटल जब 30 लाख दिख रहा तो आपको पेमेंट भी कितना रिसीव होगा? 30 लाख मिलेगा, भले उसका मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। अब सिर्फ इसमें से आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या? इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन। अब इसमें इंडेक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5,65,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू करंट ईयर इंडेक्स कितना? 317 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंडेक्स, माइनस कर लेना। जो वैल्यू आएगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। इससे ज्यादा इसमें और कुछ मेहनत करने का जरूरत है नहीं। ठीक है? मतलब इस क्वेश्चन में हम सीखे क्या? तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ एक चीज सीखने के लिए मिला
कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि बेच देना ही हमारे लिए इनकम कहलाएगा। अगर हम अपनी किसी प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में ही हम अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि इनडायरेक्टली वो प्रॉपर्टी अब मेरा नहीं है, वो प्रॉपर्टी अब किसका हो गया, बिजनेस का हो गया। तो अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को बिजनेस में लगा दिए तो उसको सेल ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी जो है वो मेरा नहीं है, अब वो बिजनेस का हो गया। तो इस केस में हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें और कुछ मेहनत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 5 में क्या कहता है आपसे, अ फर्म, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ फर्म डिसॉल्व इट्स वन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कॉस्टिंग ₹1 लाख इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। कहता आपसे कि किसी प्रॉपर्टी का, किसी फर्म का, है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। मतलब तुमको इसमें इंडेक्स वगैरह निकालने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ कह दिया आपसे कि कैपिटल गेन है, लेकिन कौन सा वाला है, शॉर्ट टर्म। जब कह ही दिया तुमसे शॉर्ट टर्म तो मेहनत क्यों करना, तो क्वेश्चन तो और आसान बन जाएगा। तो कहता आपसे कि एक फर्म जो डिसॉल्व हो रहा था उसके पास एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स था जिसका कॉस्ट था, देखो ये 1 लाख रुपया इसका क्या दिया हुआ है, ये इसका कॉस्ट दिया हुआ है, ध्यान रखना कॉस्टिंग 1 लाख है। इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ ₹1,10,000, जिसको खरीदा गया था कितने में, 1,10,000 में खरीदा गया था। जबकि कहता है कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू उस असेट्स का कितना था, 1,50,000। देखो परचेस प्राइस 1,10,000 और उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो परचेस प्राइस है और जो फेयर मार्केट वैल्यू है, दोनों में से जो अधिक होगा हम उसी को उसका परचेस प्राइस मानेंगे। क्यों मानेंगे ऐसा, अगर हम 1.5 लाख की प्रॉपर्टी को बोल दें कि हम 20,000 में खरीदे, तो ऐसे में चुना किसको लगेगा, सरकार को, क्योंकि फिर तो अपने कंट्रोल में हो जाएगा। किसी प्रॉपर्टी को बोलेगा 2 रुपया में खरीद लो, है ना, तो फिर तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फेयर मार्केट वैल्यू या परचेज प्राइस, इन दोनों में से जिसका वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा, कहीं ना कहीं हम उसी को क्या मानेंगे, उसका सेलिंग प्राइस मानेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो डायरेक्ट लिखिएगा परचेज प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा होगा, ज्यादा हो गया आपका 1,50,000, और इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स। कॉस्ट कितना था, 1 लाख, माइनस कर दिए 50,000, ये कौन सा कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ₹50,000 आ गया, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन दूसरा बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या सीखे कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं लेकिन उसका साथ साथ उसका परचेज प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया हुआ है, तो ऐसे में जो भी उसका वैल्यू ज्यादा होगा हम उसी को उसका सेलिंग प्राइस मानेंगे, ना कि कम वाले को मानेंगे। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। पी सेल किया एक हाउस प्रॉपर्टी 30 नवंबर 2021 को। पहले फाइनेंशियल ईयर देखना है कि ये कौन सा ईयर है, ठीक है ना। कह रहा है पी सेल किया एक हाउस प्रॉपर्टी 30 नवंबर 2021 को। 30 नवंबर 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर इसका कौन सा हुआ, 21-22 कि 20-21, 21-22, ठीक है ना। यानी 21-22 में ये सेल हुआ है फॉर ₹7,50,000, ये सेलिंग प्राइस है।
कह रहा he had acquired this property from O under a will का मतलब अग्रीमेंट। बोला जिस प्रॉपर्टी को हमने अभी 7,50,000 में बेचा था, मतलब 7,50,000 इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस तुमको दे दिया 7,50,000। अब इसमें से आपको माइनस करना होगा इसके कॉस्ट को, इंडेक्स कॉस्ट एक्वाजिशन। अगर रिपेयरिंग किए होंगे तो रिपेयरिंग का, अगर एडिशनल में कुछ खर्चा किए होंगे तो उसका भी इंडेक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या बोलता आपसे कि ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी सेल किया 7,50,000 में, उस प्रॉपर्टी को खरीदे थे ओ से, और कब खरीदे थे, तो 1/6/2011 को खरीदे थे, एंड एक्सटेंडेड ₹36,800 ऑन इट्स इंप्रूवमेंट इन 2011-12। यानी ध्यान रखना, एक तो पहले हम उसको खरीदे थे, प्राइस मिसिंग है क्या, ये एक्वायर्ड प्राइस थोड़ी सेल है ना, पी सोल्ड। अच्छा ठीक, चल देखते हैं आगे। बोल रहा है ओ से बिल में खरीदे थे 1/6/2011 को। 1/6/2011 का मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया वाला, 10/11। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बात मान लिए, 11/12। आगे कहता अचानक से कि 36,800 रुपया हम उसके इंप्रूवमेंट पे दोबारा खर्च किए थे 2011-12 में। इसका मतलब कि 11-12 का ये भी है, 11-12 का ये भी है, लेकिन ये रिपेयरिंग का खर्चा है, और परचेस प्राइस अभी देखते हैं दिया वो। कर कंप्यूट P's income under the head of capital gain for the assessment year 22-23, assuming that O had acquired this property at a cost of ₹1,40,000 in 2001-2 and further spent of ₹15,000 during the same year on its improvement। अब क्वेश्चन जरा देखो, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन घुमा दिया। क्या बोल रहा समझ रहे हो, बोला इस प्रॉपर्टी को 7,50,000 में किसने सेल किया, पी ने सेल किया। अब पी ने इस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा था, वो दिया नहीं, लेकिन पी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद 36,800 रुपए में इंप्रूवमेंट पे जरूर खर्च किया था, और बोला पी इस प्रॉपर्टी को किससे खरीदा, ओ से, और क्वेश्चन में बोल दिया कि ओ ने उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा था, वो क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू। समझ गए क्वेश्चन में, यानी हम किसी प्रॉपर्टी को आपको बेच रहे हैं 7.5 लाख में, हम कितने में खरीदे पता नहीं, लेकिन हम जिससे खरीदे थे वो उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा था, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो बोल रहा है ऐसे सूरत में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखिए, इस प्रॉपर्टी को किसने खरीदा था, ओ ने 1,40,000 में, और उस पे खर्च कितना हुआ था, तो 1,40,000 में खरीदे और 15,000 रुपया हम क्या किए, खर्च किए, तो कॉस्ट कितना हो गया, 1,55,000 का हो गया। सबसे पहले हम, कोई बात नहीं, वही खरीदा, बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ, लेकिन डेट उस डेट से लेकर के जब हम बेच रहे हैं उस डेट का डायरेक्ट इन्फ्लेशन निकाल लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, बीच में प्रॉपर्टी 2-3 बार सेल हो, उससे हमको क्या मतलब है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी सेल कर रहा है पी, ठीक है, और पी कितने में खरीदा, उसका कॉस्ट इज इक्वल टू, पता नहीं हमको, दिया ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन पी किससे खरीदा था, ओ से, और ओ जब उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था उसका प्राइस हमको दिया हुआ है। तो पी सेल करेगा, वो किससे प्रॉपर्टी खरीदा, उस व्यक्ति के नाम से हमको क्या मतलब है, क्या लेना देना उससे, हमको बस इतना पता है कि ओ जब इस प्रॉपर्टी को परचेज किया था तो कब खरीदा था, वो तो हमको मालूम है डेट, ठीक है, और उसका प्राइस भी पता है। तो हम क्या करेंगे कि ओ ने जिस प्रॉपर्टी को खरीदा था उस समय से डायरेक्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकाल देंगे, कब तक, सेलिंग के डेट तक, तो मेरा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। अब बीच में खरीदार कोई हो, बेचने वाला कोई हो, उससे क्या मतलब है, प्रॉपर्टी का कॉस्ट प्रॉपर्टी का मालिक पे डिपेंड थोड़ी ना करता है,
अब आप खरीदो हम खरीदे, प्रॉपर्टी किसने खरीदा बीच में उससे थोड़ी मतलब है, हमको बस इतने मतलब है कि जब खरीदा गया था हम डायरेक्ट उसी समय से वैल्यूएशन निकाल लेंगे, बीच का नहीं पता तो कोई बात नहीं है। देखिए पी ने उस प्रॉपर्टी पे, ओ ने उस प्रॉपर्टी को 1,40,000 में खरीदा था, 15,000 इंप्रूवमेंट में खर्च लगा था, तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना हो गया, 1,55,000 का प्रॉपर्टी हो गया। तो एक हो गया मेरा 1,55,000, यानी कॉस्ट निकालेंगे 1,55,000 का प्रॉपर्टी इनटू करंट ईयर इंडेक्स 317 डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंडेक्स। तो बेस ईयर इंडेक्स में निकालेंगे तो बेस ईयर इंडेक्स कितना निकल जाएगा इसका, कब खरीदे थे 1-2, तो इसका मतलब कि बेस ईयर इंडेक्स कितना निकल जाएगा 100। तो ई मेरा निकल गया कॉस्ट। ये कॉस्ट किसका निकला, 1,40,000 में जो खरीदे थे वो, और इंप्रूवमेंट में खर्च किए थे वो वाला। लेकिन ओ से इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद पी ने भी तो कुछ खर्च किया था, तो इसका भी तो खर्चा माइनस करना पड़ेगा। तो इसका खर्च कैसे निकालोगे, देखो तो कितना खर्च हुआ था, 36,800 रुपया खर्च हुआ था। तो हम लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इस पे खर्च किया गया था बाई पी, खर्च कितना हुआ था 36,800 इंटू करंट ईयर इंडेक्स 317 डिवाइडेड बाई बेस ईयर इंडेक्स। तो ये खर्च कब हुआ था 11-12 में, तो 11-12 का इंडेक्स कितना है 184, तो ये हो गया मेरा 184। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे। तो क्या हुआ, ओ ने खरीदा उसका इंप्रूवमेंट, उसके बेस पे करंट कॉस्ट निकाल दिए, और पी ने जो इंप्रूवमेंट किया था उसको, उसका भी कॉस्ट निकाल दिए। तो आज तक का टोटल कॉस्ट माइनस हो गया टोटल। इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है 491,350, इसमें 400। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अच्छा ठीक 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 हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन निकला, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कौन सा वाला, तो निपटा दिया अभी वो, अच्छा अच्छा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म ठीक है ना। तो जो भी आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का निकल गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ डिडक्शंस दिया हुआ, बस इससे अलावा डिडक्शन के अलावा और बहुत बड़ा बवंडर इस क्वेश्चन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपसे कि मिस्टर ए प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग हिज ट्रांजैक्शन फॉर द सेल ऑफ हिज रेसिडेंटल हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया, बोल रहा है मिस्टर ए ने अपना कुछ डेटा प्रोवाइड किया, और ये डेटा किस बात का है, तो उसने बेचा है क्या, अपना एक रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी, रहने के लिए जो घर था घर बेच दिया है। अब रहने के लिए जो घर था उसको बेच दिए, इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ नेसेसिटी वाला वर्ड आ रहा है। क्या दिया आगे, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो 22-23 में उसके टोटल इनकम में कितना इनकम काउंट होगा वो बता दीजिए, टोटल इनकम बताइए उसका। अब टोटल इनकम बताने बोला, इसका मतलब कि टोटल इनकम कब निकलता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स सब निकालोगे तब ना टोटल इनकम निकलेगा। तो अगर इन पांचों हेड में कोई इंफॉर्मेशन अगर है क्वेश्चन में तो हमको उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो हम कैपिटल गेन इनकम को ही क्या करेंगे, टोटल गेन इनकम मान लेंगे, बाकी सब जीरो है। देखते हैं क्वेश्चन में, कहता आपसे ही परचेज्ड इन 2004-5
ठीक है, जिस जिस हाउस को परचेज किया गया था 2004-5 में, उसका 9,04,000 ये क्या दिया हुआ है, ये इसका क्या दिया हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा 9,04,000। सोल्ड इन नवंबर 2013, 60 लाख में उसको बेच दिया गया था। बोल रहा है परचेज अनदर हाउस इन सितंबर 2021, 30 लाख का, और बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इस तरह से दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितने का, तो 60 लाख में बेच दिए, लेस करेंगे हम इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन, कॉस्ट निकालेंगे तो 9,04,000 का कॉस्ट था, इनटू करंट ईयर इंडेक्स तो रट लो, याद ही होगा 317 डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंडेक्स 113, प्लस माइनस कीजिएगा तो कॉस्ट निकल जाएगा, कितना निकल रहा है माइनस कीजिए, 25 लाख 25,36,000 माइनस करिए, बस 64 का, ठीक है, ये कैपिटल गेन निकल गया। लेकिन कैपिटल गेन में आपसे कहा गया कि एक अनदर हाउस परचेज किए, मतलब हम रेसिडेंटल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और रेसिडेंटल प्रॉपर्टी बेचकर क्या खरीदे, घर खरीद लिए। तो घर बेच करके घर खरीदोगे तो अंडर सेक्शन 54 ये पैसा पूरी तरह से क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जेम्प्ट होने से पहले माइनस करके देखो कि पैसा कितना आ रहा है, 34,64,000 आ रहा है। मतलब देखिए इतना पैसा हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अगर इस पूरे पैसे का हम रेसिडेंटल प्रॉपर्टी खरीद लेते तो वो अंडर सेक्शन 54 क्या होता, एग्जेम्प्ट होता। तो हम लेस करेंगे यहां पर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, और अंडर सेक्शन 54 में हम परचेज क्या कर रहे हैं, हाउस परचेज कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी अगर परचेज कर रहे हो, रेसिडेंटल प्रॉपर्टी अगर ये परचेज, देखो हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ, हाउस खरीदे, हाउस मतलब क्या होता है, रेसिडेंटल प्रॉपर्टी खरीदे। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग खरीद लेते तब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन रेसिडेंटल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो रेसिडेंटल प्रॉपर्टी परचेज किए तो पहला एग्जम्पशन होगा। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, क्या सेम ईयर में रेसिडेंटल प्रॉपर्टी सेम फाइनेंशियल ईयर में परचेज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको ये नहीं कि बस रेसिडेंटल प्रॉपर्टी खरीदे हैं बस माइनस कर देना, रेसिडेंटल प्रॉपर्टी खरीदे तो है लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। और अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में हम पैसा नहीं लगाए प्रॉपर्टी में तो क्या उसको कैपिटल बॉन्ड स्कीम में डाला गया कि नहीं डाला गया, वो चीज देखना जरूरी है। नहीं तो जमीन बेच करके पैसा पॉकेट में रख लिए, इन्वेस्टमेंट कुछ किए ही नहीं, तो ऐसे में सरकार अंतर्यामी नहीं है कि जान जाएगा हाँ पैसा कहाँ लगाने वाले हो। तो जरा देखिए, तो ये जो 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया वो कब किया गया है, सितंबर 2021 में किया गया। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वाला, 21-22 है कि नहीं है। और इनकम भी आप कब का निकाल रहे हो, ये असेसमेंट ईयर 22 था, मतलब 21-22। तो 21-22 के अंदर प्रॉपर्टी को बेचा भी गया और 21-22 के अंदर ही खरीद लिया गया है। इसका मतलब कि ये जो 30 लाख रुपया है वो डिडक्शन के लिए अलाउड है। लेकिन ध्यान रखिएगा 21-22 में बेचे और खरीदे 25-26 में, तो ऐसे में उसका डिडक्शन नहीं मिल सकता है। डिडक्शन मिलता कब, जब वो बॉन्ड स्कीम में पैसा जमा करता तब। लेकिन ऐसे अगर पैसा बेच के, जमीन बेच के और सो जाता आराम से, तो ऐसे में कोई एग्जेम्पशन उसको नहीं अलाउड होता। तो हम लिखेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, क्या प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर, तो एग्जेम्पशन होगा। कितने का परचेज किए थे, 30 लाख। इसका मतलब कि 4,64,000 रुपया है ना, 4,64,000 रुपया इसके लिए क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम। बस खत्म हो गया।
हाँ बस टोटल इनकम इसका यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी इनकम है नहीं, बिजनेस प्रोफेशन है नहीं, कैपिटल गेन है, अब बाकी 2 चैप्टर तो अभी हम पढ़े ही नहीं, तो नहीं मिलेगा कुछ। हम तो पहले ही पढ़ाए थे आपको कि अगर आपको खरीदना है तो प्लानिंग करके काम करो, है ना। अगर हम सैलरी चैप्टर पढ़ते थे तो LIC कराते थे तो एग्जामिशन मिलता था कि नहीं मिलता था? आप 31 मार्च से पहले LIC करा लो तो एग्जामिशन अलाउड है। एक दिन 1 अप्रैल को जाके इंश्योरेंस करा लो, नॉट अलाउड हो जाएगा। तो डेट भी तो बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपको एग्जामिशन कब चाहिए। तो जमीन बेचकर पॉकेट में पैसा रख दिए, बैंक में ले जाके फिक्स कर दिए, इधर उधर खर्च कर दिए, तो तुमको थोड़ी ना एग्जामिशन मिल जाएगा। सरकार को दिखाना भी तो पड़ेगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी कि नहीं खरीदी। अगर खरीदा है तो कौन सा वाला प्रॉपर्टी खरीदा। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर बेच करके तुम कमर्शियल बिल्डिंग खरीद लिए, घर बेच कर ले जाके बिजनेस शुरू कर दिए। तो ऐसे चीजों में अगर सरकार हर जगह एग्जामिशन ही दे देगा तब तो सरकार ही कंगाल हो जाएगा, तब, है ना। इस वजह से एग्जामिशन आपको हर जगह अलाउ नहीं किया जाता। इसलिए ये जरूरी होता है कि जब हम रेसिडेंटल प्रॉपर्टी बेचते हैं, अगर हमको एग्जामिशन चाहिए तो लोगों को पता होना चाहिए कि हमको सेम फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो कैपिटल बॉन्ड स्कीम में पैसा डाल दो, NHI बॉन्ड फंड होता है उसमें पैसा डालो, सरकार का जो कुछ स्कीम है उस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। आज जिस दिन आपको खरीदना होगा उस दिन निकाल के खरीद लेना, एग्जामिशन मिल जाएगा तुमको। ठीक है, आगे